गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक के साथ जो टॉपिक आपका चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, उसका न्यू टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक है द इंटर वार इकोनॉमी, मीन्स ड्यूरिंग द वार और जस्ट आफ्टर द वार what were the conditions, economic conditions of the countries that were engaged in the war। लड़ाई में जो शामिल थे उसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ना है, उसके लॉसेस के बारे में पढ़ना है। तो पहले वार टाइम ट्रांसमिशन देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। वार का जो प्राइम रीजन वो रियली में कॉलोनाइजेशन था, जो मैं पहले भी पता चला रहा हूँ। यूरोपियन कंट्री चाहते थे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर लें और वहां से रिसोर्स को ले लें। तो इस ये कॉलोनाइजेशन ही मेन रीजन था, प्राइम रीजन था वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसमें एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। लेकिन इस एग्रीमेंट को जर्मनी ने डिले कर दिया एक्सेप्ट करने में। वो क्या था, कॉलोनियल पॉलिसी बनाया गया विद इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, और इस तीनों के कॉलोनियल पॉलिसी में जर्मनी ने इसको एक्सेप्ट करने में डिले कर दिया। तो ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। अगर जर्मनी इसको एक्सेप्ट कर लेता प्रॉपर टाइम पे तो ये वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं होता। तो क्लियर है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो मेन कॉज था कॉलोनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। और तब जाकर के जब ये स्टार्ट हो गया तो ग्रुप कंट्री जो वर्ल्ड वार थे वो दो ग्रुप में बढ़ गए। पहला कहला एलाइंस, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की का, और दूसरा था इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ये आपका एलाइंस का था, और ये ग्रुप था आपका इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया का। और इस ग्रुप में जो कंट्रीज इंगेज थे, मीन्स आप कह सकते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो कंट्रीज इंगेज थे दे वर टोटली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे एंड दे हैव यूज्ड देयर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। उन्होंने अपने आधुनिक हथियार को यूज किया था। इसलिए इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में डिवास्टेशन जो हुआ बड़े पैमाने में हुआ, बर्बादी हुई बड़े पैमाने पर हुई। इंडस्ट्रियल नेशन ने भाग यूज किया, अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन को यूज किया और बड़े पैमाने पे बर्बादी इसकी हुई, डिवास्टेशन जो डिस्ट्रक्शन हो गए उसके बारे में स्टडी करना है। पहला देखिए इकोनॉमिक देखिए 10 बिलियन रुपीज ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक्स को, 10 बिलियन रुपीज का एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ। जर्मनी जो अपने ग्रुप का था, उस अपने ग्रुप का 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जर्मनी का हुआ। और जर्मन एलाइंस जो थे रेस्ट उसका 2/3 एक्सपेंडिचर एलाइंस का। जिस ग्रुप में जर्मनी थे उसके जितने एक्सपेंडिचर हुए उसमें 1/3 ओनली अकेले जर्मनी का हुआ, और 2/3 उसके जो एलाइंस जो पार्टनर थे उसका खर्च। पर डे का एक्सपेंडिचर 400 बिलियन किया जा रहा था। और जब जिस वार एंड हो रहा था उस समय तक ये 350 बिलियन के आसपास इसका एवरीडे में खर्च हो रहा था। दिस वाज द इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड देखिए मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन पावर। वर्ल्ड वार लगभग 4 कह सकते हैं उसको 4 साल और 1/4 ईयर के बराबर चला। लेकिन वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो ये सभी जो एलाइंस थे वो थे एलाइंस एक्सपेक्टिंग द वार विल जस्ट इन 4 or 5 मंथ, 4 से 5 महीने में लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 80 मिलियन 80 मिलियन पीपल डाइड in first world war and the casualties were 2 crore people। 2 करोड़
लोग घायल हुए थे। And altogether we can say 6 crore people participated in the war. Almost 6 करोड़ लोग इस वार में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक तरह से बड़े पैमाने पे मास लेवल में पीपल का डिस्ट्रक्शन, कैजुअलिटी और डेथ हुए थे। तो ये आपको इकोनॉमिक एंड मैन पावर का डिस्ट्रक्शन का वर्ल्ड वार में आपका ये है। हाँ, इसके आगे देखिए, इससे पहले मैंने बताया आपको। अब देखिए पोस्ट वार रिकवरी, लड़ाई में इससे पहले मैंने बताया कि कितने डैमेज हुए थे, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार एंड ऑल्सो द मैन पावर डिस्ट्रक्शन, उसका एक्सप्लेन किया मैंने। अब आगे देखिए पोस्ट वार इकोनॉमी, इस लड़ाई के बाद जस्ट आफ्टर एंड ऑफ द वार इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ग्रोथ फिर से हो रहा है, इकोनॉमिकली कंट्री कैसे स्टैंड कर रहे हैं, इससे जुड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिवास्टेशन फॉर द इंपीरियलिस्ट नेशन, इंग्लैंड का भी डिवास्टेशन। इंग्लैंड एक इंपीरियलिस्ट कंट्री थी, मोस्टली यूरोपियन इंपीरियलिस्ट थे, लेकिन इंग्लैंड इंपीरियलिस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता था और इसका भी बड़े पैमाने पर डिवास्टेशन हुआ, इनकी बर्बादी हुई बहुत लार्ज स्केल में, इनका इकोनॉमिकली एज वेल एज आप मैन पावर से कहें, इनका डिवास्टेशन हुआ, इनका डिस्ट्रक्शन हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट। लेकिन ये जीते, वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की जीत हुई थी और इंग्लैंड ग्रुप की जीत हुई थी, लेकिन लार्ज लॉस हुआ, ग्रेट लॉस हुआ, हैवी लॉस के साथ। जीत तो हुई लेकिन बहुत सारे लॉस के बाद इनकी जीत हुई। लेकिन सेम टाइम जहां जहां इनकी कॉलोनी थी इंग्लैंड का, वहां से थोड़ा ये अपना पावर लूज किए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। मीन्स जहां इनका कॉलोनी, जैसे इंडिया देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, वर्ल्ड वार के दौरान ही इंग्लैंड इंगेज था वर्ल्ड वार में, और इंडिया में इंगेज द ब्रिटिश गवर्नमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रॉलेट एक्ट आया, खिलाफत मूवमेंट, ये सब स्टार्ट किया गया। उसी तरह वर्ल्ड के जहां पर इनका इंग्लैंड का कॉलोनी था, सभी जगह इंडिपेंडेंस के लिए पीपुल स्ट्राइक करने लगे, संघर्ष करने लगे। मतलब ये हुआ कि जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो कॉलोनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार, नाउ दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फ्रीडम, और वहां पर इंग्लैंड का पकड़ कमजोर होने लगा। सेकंड, इकोनॉमिकली यूरोप में और इंग्लैंड कहा जाए और यूरोप कहा जाए, शुरू में और बिफोर द वर्ल्ड वार फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री था। यूरोप में इंग्लैंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और यूरोप में स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन वर्ल्ड वार के बाद, पोस्ट वार, वर्ल्ड वार के बाद सारा चेंजेस हो गया। जो फर्स्ट पोजीशन पे था, सुपीरियर पोजीशन पे इंग्लैंड था, वह पोजीशन डिस्प्लेस होकर के यूएसए के पास चला गया। यूएसए ने इस पोजीशन को एडॉप्ट कर लिया। इसका कारण क्या था? सबसे अधिक डैमेज और डिवास्टेशन यूरोप में हुआ, क्योंकि बैटल यूरोप में लड़ा गया था, यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। और नेचुरली जिस धरती पर लड़े जाते हैं वार, वहां डिवास्टेशन ज्यादा होते हैं। डिवास्टेशन से मतलब केवल मैन पावर का ही नहीं, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर लैंड, बहुत तरह की बर्बादियां होती है, और यूरोप में ही वह बर्बादी हुई। जिसके कारण ही इंग्लैंड जो टॉप पोजीशन पे था इकोनॉमी के सेक्टर में और इंडस्ट्री के सेक्टर में, उस पोजीशन को किसने डिस्प्लेस किया? अमेरिका ने डिस्प्लेस किया, वहां पर पहुंच गया। और सेम टाइम अमेरिका की वजह होता है इकोनॉमिक पावर बहुत बढ़ गया। अब इंग्लैंड ने यूएसए से लोन लेकर अपने आप को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की, ठीक है, इसलिए अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर ग्रुप में डेवलप हो गया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार इकोनॉमिक बूम हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली हुआ। इसका कारण है डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट, वार इक्विपमेंट एंड द गुड्स दैट इज रिलेटेड विद द वार से जुड़े हुए जितने भी सामान थे, सबका प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ गया।
तो वर्ल्ड वाइड जहां कहीं भी इंडस्ट्री थे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, उसको प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी लार्ज स्केल पर मिला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। लेकिन लड़ाई के बाद वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ अनएम्प्लॉयमेंट फिर बड़े पैमाने पे आया, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज फॉर जो सेटअप हुए और जो प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर कर रहे थे उनका डिमांड घट गया, तो उन्हें क्या किया, बहुत सारे लेबर को कट ऑफ कर दिया, फैक्ट्री से निकाल दिया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपने खर्च कम कर दिए, कटिंग वार टाइम एक्सपेंडिचर। जो लड़ाई में पैसे खर्च हुए थे उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए, खर्च कम कर दिए, ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। 1921 में देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखिए, स्पेशली इंग्लैंड में 1/5 पीपुल 100 में 5 ऐसे व्यक्ति थे, या फिर 1/5 पर्सन वेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड, उसको जॉब नहीं था, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे 1921 में। सेम टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस आया। लड़ाई से पहले ईस्ट यूरोप, जो ईस्ट यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, दे वर सप्लाइंग द लार्ज स्केल व्हीट, दे वर सप्लाइंग द कंट्री, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज वर सप्लाइंग व्हीट इन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर व्हीट का सप्लाई करते थे, and there were no scarcity of wheat in the Europe. But during the war, production totally close हो गया, ग्रेन का प्रोडक्शन बंद हो गया। इसका रीजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर एंगेज इन द वार, डेथ हो रहे थे पीपल का, कैजुअलिटी हो रही थी और आर्मी में वो एंगेज हो रहे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसके कारण व्हीट का प्रोडक्शन कम होने लगा। और सेम टाइम वार में ग्रेन के व्हीट की जरूरत थी, इसका सप्लाई कहां से होगा, कनाडा से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से चीप रेट में होने लगा। और जब वार एंड हुआ उसके बाद फिर इंग्लैंड में रिवाइव करने की कोशिश की थी एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के व्हीट इंपोर्ट से कंपीट नहीं कर पाए। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ दिस वाज द पोस्ट वार रिकवरी। ये पोस्ट वार रिकवरी का ये तरीका था। पोस्ट वार इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद मास लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और कंजम्पशन में स्टार्ट हुआ। उसमें देखेंगे पहले जो पार्टिसिपेंट कंट्री थे, पार्टिसिपेंट कंट्रीज में कुछ ग्रुप, कुछ कंट्रीज थे एलाइज के साथ, कुछ कंट्रीज थे सेंट्रल पावर के साथ, उसे कहा गया पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज कहा गया। उसका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, क्योंकि उनका लार्ज स्केल पर डिवास्टेशन हुआ, इकोनॉमिकली कहें या फिर आप उसको मैन पावर का कहें, टोटली डिस्टर्ब हो गया था, तो उनका कंडीशन अच्छा नहीं था। लेकिन एक्सेप्ट अमेरिका, अमेरिका का कंडीशन बहुत अच्छा था। अब सोचेंगे कि अमेरिका भी तो इंगेज था, ये 1917 में वर्ल्ड वार में इंगेज फर्स्ट में एंट्री किया, जिसके कारण जर्मनी की हार हुई थी। लेकिन अमेरिका एक्चुअली, अमेरिका का कंडीशन अच्छा होने का मेन कारण था कि द वार इज नॉट फाउट ऑन द लैंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका के धरती पे लड़ा नहीं गया, ये लड़ा गया था यूरोप। तो डिवास्टेशन मैक्सिमम यूरोप का। यूएसए सेम टाइम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार बड़े पैमाने पर डेवलप कंट्री था और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, बड़े पैमाने पर सोफिस्टिकेटेड गुड्स का मैन्युफैक्चर किया इसने, और उसके बाद ये अपने एलाइज कंट्रीज को हाई प्राइस पर सेल करते थे। ध्यान देना है, अमेरिका सेम टाइम फाइटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूरोप एंड सेम टाइम प्रोड्यूसिंग द सोफिस्टिकेटेड वेपन टू सेल in the market of allied countries, in the market of their friendly countries on higher price, बड़े महंगे रेट उसको बेच रहे हैं। तो बेनिफिट गेन कर रहा था अमेरिका से। वन साइड यूरोप डिस्टर्ब हो रहा था, टोटली बर्बाद हो रहा था,
और अमेरिका सेकंड टाइम बेनिफिट में था, इसलिए अमेरिका लॉस में नहीं था, क्योंकि उसके यहाँ पे उसके धरती पर लड़ाई नहीं लड़ी। अमेरिका में आप देखिए कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो अमेरिका एक प्रोसेस अपनाया, असेंबली लाइन प्रोसेस। असेंबली लाइन प्रोसेस में वो एक बेल्ट बनाया जाता है इस तरह करके, और सभी जगह पीपल खड़े होते हैं, और उसमें असेंबली लाइन प्रोसेस में स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ मशीन प्रोडक्शन में उसके छोटे छोटे पार्ट किसी अदर जगह पे बनाए जाते हैं और उसको एक जगह लाकर यहां लाकर कंपाइल किया जाता है। लेबर खड़े होते हैं सभी जगह पे और इस बेल्ट पे डाल दिया जाता है उस गुड्स, और ये मूव करता रहता है सामान से, और इसमें लेबर को फुर्सत नहीं मिलती है तो वो रेस्ट कर सके या डिस्कशन कर सके, जिससे मास लेवल में प्रोडक्शन फास्टली होता है। इसका बेनिफिट क्या था? प्रोडक्शन मास लेवल पे हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, जो प्रोडक्शन हुआ उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो गया और लेबर को इससे अधिक इनकम होने लगा। तो ये अडॉप्ट किया गया मास प्रोडक्शन के लिए राइज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर बाय अमेरिका ने इस प्रोसेस को अपनाया। इस प्रोसेस को असेंबली लाइन प्रोसेस को अपनाया अमेरिका ने मास लेवल पर प्रोडक्शन के लिए। फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी आपको मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को लॉस नहीं, उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था, और अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बैड था तो वो यूरोपियन कंट्रीज जो वार में पार्टिसिपेंट थे उनका कंडीशन अच्छा नहीं था। क्यों अमेरिका का कंडीशन अच्छा नहीं था? मैंने बता दिया कि उसके अमेरिका की धरती पर ये लड़ाई नहीं लड़ी, ये लड़ी गई यूरोप के धरती पे, तो डिवास्टेशन लार्ज स्केल में यूरोप में हो, अमेरिका इससे वंचित रहा। एट द सेम टाइम अमेरिका ने उसी वर्ल्ड वॉर में अपने इंडस्ट्रीज में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, आधुनिक हथियार तैयार करके और अपने फ्रेंडली कंट्रीज को दिया बैटल में यूज करने के लिए। तो बेनिफिट इसका हुआ, इसलिए बैड कंडीशन में नहीं था। लेकिन फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी, अमेरिका के इकोनॉमी का फीचर देखिए, 1920 में उसने एक प्रोसेस अपनाया मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का के लिए उन्होंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम को यूज किया गया, जिसमें छोटे छोटे पार्ट किसी अदर प्लेस में तैयार किए जाते थे और उसको एक जगह ला करके कंपाइल करके वेरी फास्टली उसको तैयार किया जाता था। तो मास प्रोडक्शन हुआ और इसमें लेबर कॉस्ट बचता था, टाइम भी बचता था और कंपनी को बेनिफिट भी होता था। तो हेनरी फोर्ड एक कार मैन्युफैक्चरर थे उस समय, इसी के नाम पर फोर्ड गाड़ी बनी है। हेनरी फोर्ड ने एक प्रोसेस अपनाया, उसको कहा गया असेंबली लाइन प्रोसेस। तो रियली में इसने कहां से लिया? तो शिकागो में स्लाउटर हाउस जहां पे एनिमल को बड़े पैमाने पे कटिंग की जाती है, तो वहां एक स्लाउटर हाउस था, वहां पे एक कन्वेयर बेल्ट जो मैंने फिगर आपको बताया था, इस तरह का कन्वेयर बेल्ट बने होते हैं और सभी जगह स्टाफ खड़े होते हैं, और स्लॉटर हाउस एनिमल को काट करके अगर इस पे उसको रख दिया गया तो ये मूव करता रहता है, और इस हर जो वर्कर है उसका एक वर्क डिफाइन है, बस उतना ही उसको काम करना है। ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ, अपने वर्क इसमें किया, फिर यहाँ से मूव अपने काम को किया, इस तरह मूव करता हुआ चलता है और लास्ट में कम समय में ये फिनिश होकर के बाहर निकल जाता है। तो उसने इस स्लॉटर हाउस का नकल करके और अपने फैक्ट्री में इसको यूज किया, असेंबली लाइन। उसका सोच था कि इसमें लेबर को मौका नहीं मिलता है तो गॉसिप बिटवीन द लेबर, टाइम पास करने का उसको मौका नहीं मिलता है, सभी बिजी रहते हैं काम, और मास लेवल में प्रोडक्शन होता है, कम समय में प्रोडक्शन होता है, इसलिए बेनिफिशियल होता है ये, और उसको कन्वेयर बेल्ट पे लाके रखा है। इसने जो कार्ड हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के शहर में डेट्रॉइट, वहां पे इसको सेटअप किया, और उस सेटअप का बेनिफिट ये हुआ
कि देखिए एक कार 3 मिनट में तैयार हो जाता था, वेरी फास्ट ऑफ दैट टाइम। उस समय 3 मिनट में एक कार को तैयार करना वो फास्ट सिस्टम। और फर्स्ट टाइम जो कार प्रोड्यूस किया गया वो टी मॉडल कार। कौन सा मॉडल था? टी मॉडल कार था, तैयार किया गया। इकोनॉमिक साइकिल क्या है? जब ह्यूमन बीइंग का इनकम डेवलप होता है, अच्छा होता है, तो ये देखिए अभी बताया था मैंने ना, वार टाइम इकोनॉमिक एंड कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बता रहा हूं मैं। अभी तक प्रोडक्शन आपको बताया मैंने, अब देखिए कंजम्पशन कैसे बढ़ता है। ह्यूमन बीइंग का इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ते हैं, तो कंजम्पशन पे आते हैं, यूज पर। और जो कंजम्पशन अधिक करते हैं तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, इन्वेस्टमेंट अधिक होता है तो प्रोडक्शन अधिक होता है, प्रोडक्शन अधिक हुआ, प्रोड्यूसर ने उसको किया, और तब प्रोड्यूसर क्या करता है? टैक्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, और ये एक साइकिल चलता रहता है। इकोनॉमिक साइकिल इसको कहा गया, इसको कहा गया इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, तो ठीक है, आज यहाँ तक आए थे, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।